राष्ट्रपति भवन खाक, सोशल मीडिया पर घमासान, नेपाल में तूफान, नेपाल में पीएम ओली का इस्तीफा। अब क्या? जल रहा है नेपाल, सेना ने संभाली कमान। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए मशहूर पड़ोसी मुल्क नेपाल एक बार फिर प्रदर्शन की आग में धधक रहा है। नेपाल की चोटियों से घिरे, हिमालय की चोटियों से घिरे नेपाल में इन दिनों गुस्से का लावा उबल रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन के तीसरे दिन भी नेपाल की सड़कों पर हिंसा और आगजनी देखने को मिली। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखते हुए केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर काठमांडू छोड़ दिया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। नेपाली सेना का कहना है कि मुश्किल समय का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी आम लोगों और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लूटपाट और आग लगाने जैसी हरकतें हो रही हैं। ऐसी गतिविधियां बंद होनी चाहिए। नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को छात्रों ने घेर लिया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का विद्रोह महज 2 दिनों में ही अभूतपूर्व राजनीतिक संकट और हिंसा में बदल गया। राष्ट्रपति के निजी आवास तक भीड़ का पहुंच जाना, संसद को आग के हवाले कर देना और प्रधानमंत्री ओली समेत कई मंत्रियों का इस्तीफा देना इस बात का सबूत है कि हालात सामान्य विरोध से कहीं आगे निकल चुके हैं। युवाओं में एक ऐसा आक्रोश है जिसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है और नेपाल की अस्थिर राजनीति को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेपाल की राजनीति अस्थिरता के ऐसे दलदल में फंसी है। नेपाल को दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है। इस छोटे से देश ने महज 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते जाते देखा है। आज राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं, पत्थरबाजी और सत्ता विरोधी नारों की गूंज है। सरकार के सोशल मीडिया बैन फैसले के खिलाफ वहां के युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे जैनजी आंदोलन का नाम दिया गया है। अब आइए हम आपको प्रदर्शनकारी की मुख्य मांगे भी बता देते हैं। नेपाल में जैनजी की मांग है कि मौजूदा संसद को भंग किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, शासन की जवाबदेही और आर्थिक समानता भी प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में से एक है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी नेपाल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन बॉडी की स्थापना भी चाहते हैं। जैनजी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने की मांग पर भी अड़े हुए हैं। नेपाल में हिंसा के पहले दिन काठमांडू की सड़कों पर जुटी भीड़ संसद भवन में घुस गई, पुलिस से भिड़ंत हुई और कई शहरों में आगजनी तक फैल गई। हालात बेकाबू होते ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और रात में सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरे दिन हालात और भी बिगड़ गए। मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले किए गए। राष्ट्रपति भवन और संसद को आग के हवाले कर दिया गया। आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। महज 48 घंटे में नेपाल हिंसा, अराजकता और सत्ता पलट का गवाह बन गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन सफर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नेपाल में पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया, लेकिन कुछ सवाल अभी भी हैं, क्योंकि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको भारत के नजरिए से कैसे देखा जाए और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या आयाम होंगे, क्या इसके आप कह सकते हैं कि जो परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। दो बेहद खास मेहमान है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की सहम चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी आपका स्वागत है। और राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश कुमार जी आपका स्वागत है। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि नेपाल को हम लोग देख रहे हैं जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनी, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और 48 घंटे के अंदर जैसी स्थितियां बन गई और आज भी जिस तरह की तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, क्या इसकी पृष्ठभूमि में आपको नजर आता है? डॉक्टर रमेश ठाकुर जी आपको जी रमेश जी आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी।
और देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जो हुआ है वो मुझे लग रहा है, जो आग लगी है वो एक दिन की लगाई हुई आग तो लगती नहीं। इसकी पटकथा कुछ समय पहले लिखी गई थी। कैसे लिखी गई थी, हालांकि इसका जो आने वाला समय है उसके साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये है कि ये जो विद्रोह है ये उठ कब से रहा था और क्यों उठ रहा था। हम्म। पहले शुरुआत में ये आया कि भाई जो आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसको बैन कर दिया गया। तो ये बात गले में उतर नहीं रही थी कि महज इतनी छोटी सी घटना अगर सरकार बैन लगाती है तो उस पर इतना बड़ा विद्रोह हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में चीजें छन छन के जो निकल के आई हैं, तो पता चलता है कि ये बहुत पहले से आग पहले ही नीचे दधक रही थी जो एकदम जली है। अब नेपाल से हमारा जो रिश्ता है, अगर आपने कहा कि किस तरह देखते हैं, हम्म। नेपाल के साथ हमारा रिश्ता रोटी और बोटी का समझा जाता है। यूं कहें कि वहां अगर आग लगी है तो कि किसी हमारे बहन बेटी के मैके में आग लग गई हो, तो इतना दुख है। भारतीय जैसे प्रधानमंत्री ने सीधे आके कहा कि अपने उन नेपाली भाई बहनों को उन्होंने शांति की अपील भी कर रही थी। तो यहाँ का भी हर एक व्यक्ति दुखी है, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं, चाहे पीलीभीत हो जाए, बहराइच हो जाए, और चाहे आपका लखीमपुर हो जाए, ये जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल तटीय हैं, इसके सीमा से जुड़े हुए हैं। यहाँ की शादियां वहां पे होती हैं, वहां की शादियां यहाँ पे होती हैं, तो एक माहौल है, घर जैसा माहौल है। तो कभी भी नेपाल ने अपने आप को ये समझा ही नहीं है कि हम भारत से अलग हैं, भारत का ही हिस्सा वो समझते हैं। लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं, वो बड़ा दुखदाई है। हम्म। इसके आगे के परिणाम क्या होंगे, आगे की परिदृश्य क्या होगा, वो जब हम सोचते हैं तो मतलब रुएं सहम जाते हैं कि क्या जो 17 साल पहले नेपाल के अंदर लोकतंत्र फिर जीवित हुआ, फिर दोबारा से जन्म हुआ, और इस बीच में लगभग दर्जन से भी ज्यादा, 1.5 दर्जन प्रधानमंत्री बदल गए। 13 कोई बार। किसी का कार्यकाल 13 बार, ये किसी का 13वें थे। कार्य किसी का कार्यकाल 6 महीने का, किसी का 1 महीने का, किसी का या साल भर का, इस तरीके का होता था। अब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 17 साल पहले जब एक जो विद्रोह पैदा हुआ, माओवाद का वहां का विद्रोह था, जो उस दहल कमल के अगुवाई में था, तो उस समय उनको आतंकवादी कहा जाता था, विद्रोही कहा जाता था। लेकिन अब देखिएगा, उनकी हिस्सेदारी सरकार में हुई, वो प्रधानमंत्री बने आके, ये सब चीजें होती आई हैं। तो जब इस तरीके के लोगों के हाथों में कमान जाएगी, तो उस देश का, उस मुल्क का भविष्य क्या होगा, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरीके से वहां पे हावी हो रही है, और उसके साथ में चाइना का जो लिंक निकल के आ रहा है, हम्म। मतलब अदृश्य तौर पे, तो वो कहीं ना कहीं ये ना सिर्फ नेपाल को परेशान कर रहा है, दूसरे देशों को भी परेशान कर रहा है, और इसके छींटे हमारे ऊपर भी पड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि अब तो स्थिति ऐसी हो गई है भाई, भारत बीच में पड़ा है। एक जो मॉडल जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ है, हम्म। वही पैटर्न बांग्लादेश में, वही पैटर्न श्रीलंका में, और वही हमने कल यहाँ पे श्रीलंका में देखा। कोई बदलाव नहीं है, वही आर्चनी, वही सुप्रीम कोर्ट, वही सरकारी दफ्तर, सब पे उन्होंने निशाना बनाया। अब जब विद्रोही लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे उनको पक्ष का मिल जाए या विपक्ष का मिल जाए, किसी नेता को उन्होंने नहीं छोड़ा। हालांकि जो तस्वीरें हमने देखी, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ हुआ है। कुछ रिपोर्टर साथी वहां पे हैं तो बता रहे हैं कि ये तो जो मौतें हुई हैं, और पूर्व जो प्रधानमंत्री है उनकी जो घरवाली को आग जला के जिंदा जला दिया गया, ये तो यहाँ तक है। लेकिन उससे पीछे जो बहन बेटी वहां पे हैं, वो जो असुरक्षा का जो माहौल वहां बन चुका है, वो तो बड़ा बिल्कुल दुखद डॉक्टर है। रमेश जी, ये आप कम ये कह रहे हैं कि समय बड़ी चिंताजनक स्थिति है और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसको अभी और देखना पड़ेगा कि क्या कुछ अभी भारत को यहाँ पर एहतियात बरतने हैं। राकेश जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते जो रमेश जी ने जो बात कही, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग अपने अगर इर्द गिर्द पड़ोसियों को देख लें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब नेपाल, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम पैटर्न पर एक ही तरह की चीजों में दिखती हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में नेपाल में अभी जो मौजूदा घटनाक्रम हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, उसके पृष्ठभूमि में क्या दिखता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो नेपाल में अभी जो घटना चल रही है, इससे मैं समझता हूं कि भारत का हर एक आदमी बहुत दुखी है, क्योंकि नेपाल और भारत का जो रिश्ता है वो बहुत एक घनिष्ठ रिश्ता है।
आप देखें कि भारत के अंदर हम एक गोरखा रेजिमेंट भी है हमारे पास नेपाल के बेस पर। नेपाल के कई बहुत भारी संख्या में लोग हिंदुस्तान में आकर अपना रोजी रोटी का काम कर रहे हैं, और नेपाल और भारत के अंदर जो हमारा आना जाना है उसके लिए भी कुछ रोक टोक नहीं है। और नेपाल एक बहुत ही सुंदर और सांस्कृतिक देश है, जिसकी संस्कृति हमारे देश की संस्कृति से भी मिलती है। वहां पर जो भी अभी स्थिति चल रही है वो बहुत ही दुखदायक है, और मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द वहां की जो स्थिति है वो सुधरे। अब बात आती है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। देखिए, कोई भी घटना अगर घटती है तो वो एकदम से नहीं घटती, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। और जिस तरीके से जैसा कि नेपाल में अभी सामने धीरे धीरे आ रहा है, वहां पे किस तरीके से जो मॉब को किसने भड़काने की कोशिश करी, किस तरीके से वहां पर जो आगजनी हुई है, वहां पर किस तरीके से एक आम मानवीय व्यवहार जो किया जा रहा है, किस तरीके से वहां पर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो सभी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और आप देखिए कि जिस तरीके से हमारा एक पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश के साथ साथ हमारी और उनकी संस्कृति भी बहुत मिलती है, तो जिस तरीके से नेपाल में जो घटना घट रही है कहीं ना कहीं वो संवेदनशील है, और उसके लिए गहरी चिंता भी है। जल्द से जल्द ये हालात सुधरने चाहिए। लेकिन इस घटना के पीछे आप देखिए जिस तरीके से जो भी महाशक्ति लगी हुई है, आने वाले समय में सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन ये बहुत दुखदाई है। और मैं समझता हूं वहां के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इस तरीके से उपद्रव करने से या इस तरह की घटनाओं को करने से नेपाल की छवि पूरे विश्व के अंदर खराब हो रही है। क्योंकि ये जिस तरीके से सोशल मीडिया का एक मूवमेंट को लेकर कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद किया गया, वहां के युवाओं ने बेरोजगारी के लिए आवाज उठाने का एक मूवमेंट को चलाया, और वो मूवमेंट किस तरीके से एक हिंसक होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता नहीं, लेकिन राकेश जी, जो डॉट्स में समझने की कोशिश कर रहा हूं, या जो पैटर्न जिसका रमेश जी ने भी जिक्र किया था, मैं भी चाह रहा था कि थोड़ा उसको आप लोग और अगर बेहतर तरीके से समझा पाएं दर्शकों के लिए, क्योंकि पैटर्न सेम दिखता है। उसी तरह से यूथ मॉब सड़कों पर आता है, फिर एक किसी मुद्दे को लेकर के विरोध शुरू होता है, और उसके बाद जो भी तमाम सरकारी संपत्तियां उनको नुकसान, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको टारगेट करना, वो कमोबेश वो पूरे सारे देशों में उसी तरह से हम लोगों को दिखता है। इसका कारण या इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया हमारा है इसको डिस्टेबलाइज करना, इसके पीछे कुछ और शक्तियों का होना, या अलग अलग कारणों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और फिर भारत को कितना अलर्ट रहने की अभी आवश्यकता है? राकेश जी। देखिए आयुष जी, ये सच्चाई है कि कुछ ना कुछ इसमें बहुत बड़ी कुछ शक्तियों का पीछे हाथ होगा। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें, चाहे वो बांग्लादेश की घटना हो, चाहे वो श्रीलंका में जिस तरह से घटना हुई थी वो घटना हो, और अब नेपाल की घटना है, इन सभी के अंदर का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं सेम है कि मांग जो है वो बेरोजगारी को लेकर, और मांग जो है वो किसी एक चीज का विरोध करते हुए स्टार्ट होती है, और जिस तरीके से मॉब को मोबिलाइज किया जाता है, मॉब की भीड़ को एक उग्र भीड़ में कन्वर्ट किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से ये सब हो रहा है, वहां पे जिस तरीके से पहले गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और वो वहां से निकल गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के घर पे जिस तरीके से ये अमानवीय व्यवहार हुआ, वो ये सब देख के एक बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस तरीके का माहौल बनाकर किसी देश के अंदर एक लोकतंत्र को खतरे में डालना चाहती है, या उस देश को, वहां की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले हम वहां की जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि वहां की जनता भी देखे कि इस तरीके से माहौल से केवल एक सुंदर नेपाल देश ही खराब नहीं हो रहा, साथ साथ उनकी छवि भी इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो रही है। तो उनको समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं अब एक नई सरकार के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से आगे सरकार चलेगी, या किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाएगा, ना कि इस उपद्रव को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, ये क्या कारण इसका नजर आता है? ठीक है, नेपाल के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो हर देश के अंदर है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी देश ऐसा कहे कि हमारे देश के अंदर किसी तरह की कोई समस्या नहीं, लेकिन इस स्तर पर पहुंच जाना, और फिर जब वही बात जो आप कह रहे थे कि जब हम सारे पड़ोसियों को अपने देखते हैं तो कमोबेश वही पैटर्न दिखता है।
तो इसका मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि एक जैसी चीजें, हिंसा की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल एक जैसा, जो टारगेट किए जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस वो बिल्कुल एक जैसे, जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप्स को निशाना बनाया जाता है वो बिल्कुल एक जैसा दिखता है। तो क्या इसके परिदृश्य में आपको नजर आता है? और फिर भारत के लिए अभी क्या करना या किस तरह की जो चीजें हैं उसको लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता आपको दिखती है? देखिए, भारत को बहुत कुछ किया जाना चाहिए था, क्योंकि देखो, भारत नेपाल को छोटे बच्चे की तरह पालता आया है हमेशा से। उनकी इकोनॉमी 85% हमारे भारत से ही जुड़ी हुई है। कम से कम 10 लाख नेपाली ऐसे हैं जो भारत में काम करते हैं, सरकारी नौकरियों में हो, गोरखा रेजिमेंट है, कईयों का रोजगार वगैरह सब चलता है। क्योंकि मेरा मूल जिला पीलीभीत है। पीलीभीत बिल्कुल नेपाल का बॉर्डर है। जी। तो हम देखते हैं हमारे खेतों में या घरों में काम करने वाले नेपाली लोग आते रहते हैं। फिर बगल का लखीमपुर इलाका हो जाए, फिर आपका बहराइच हो जाए, गोरखपुर, ये सारे एक पूरी बेल्ट जो ऐसी है जो नेपाल की सीमा से जुड़ी होती है। और हम लोगों का तो आना जाना बिल्कुल समझ लो साइकिलों से पैदल चले जाते हैं, जी ऐसे जी। ही चले जाते हैं। हम्म। तो हमने कभी देखा ही नहीं है कि हम किसी दूसरे के देश में चले गए हों। नेपाल में आराम से घूमते हैं, फिरते हैं सब। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, वो गेटा गेटी है, और जो वहां पे हुआ था, कहीं कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो मूवमेंट हुआ है, इससे निश्चित तौर पे पाकिस्तान, पूरा नेपाल जो है वो 50 साल पीछे चला गया है। उनको यहाँ से उभरना, उनकी इकोनॉमी को फिर दोबारा से रास्ते पे लाना, ये बड़ी चुनौती हो जाएगी। अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, सेना के हवाले है पूरा देश। लेकिन अभी जो जिक्र हो रहा है यहाँ सोशल मीडिया बैन का, भ्रष्टाचार का, और फलाने फलाने तरह के किस्म किस्म तरीके के आरोपों को, लेकिन मैं ये आरोपों को बिल्कुल नहीं मानता हूं। अगर ये आरोप है, मेरी लड़ाई आपसे हो सकती है, पैनल में दूसरे बैठे हुए उनसे थोड़ी हो सकती है। अब विद्रोह का जो विद्रोह करा है उनका देखिएगा, वहां के लेखकों को नहीं छोड़ा, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा है, आम लोगों को, घरों को नहीं छोड़ा है, और नेपाल बैंक के गवर्नर उनको भी नहीं छोड़ा है, और वहां आईबी के जो भी डायरेक्टर वगैरह पूर्व है उनको भी नहीं छोड़ा है। भाई, आपका गुस्सा मौजूदा सरकार से हो सकता है, केपी शर्मा ओली से हो सकता है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो नेपाल के इस समय आपके गृह मंत्री हैं, जो फलाने फलाने जितने भी, उनसे हो सकता है। पूर्व के मंत्रियों से आपको क्या लेना देना? भाई, जो विपक्ष में बैठे हुए उनसे आपका क्या लेना देना? पुष्प दहल कमल, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, 2 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कहते हैं वो तो कम्युनिस्ट है, वो तो माओवादी है। और ये जो पूरा मूवमेंट हुआ है, ये माओवादियों के इर्द गिर्द हुआ है, पीछे से हवा दी गई। अगर हवा दी गई है तो कमल दहल के घर पे क्यों हुआ है? कम्युनिस्ट का जो कार्यालय वो क्यों जलाया गया? सीपीएम का उसका कार्यालय क्यों जलाया गया? तो यह बड़ा सोच के एकदम एक भ्रम सी स्थिति हो जाती है। ये विद्रोही कौन है? ये आखिर चाहते क्या है? हालांकि अभी सरकार भी नहीं है जो ठीक से जांच कर जाए, या उनको पकड़ के या थानों में उनको लाया जाए, पूछा जाए तुम कौन हो, कहां से आए। सारी जेलें खाली हो गई। जेल में जितने भी कैदी थे कल के सारे ताले खोल के भाग गए, सारे के सारे भाग गए वहां पे। और जो जेलर था उनको नंगा करके वहां से पीटा गया है। तो कोई व्यवस्था ऐसी बची नहीं है, ना सरकार है, ना जेल है, ना थाने बचे, ना कचहरी बचा है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई लोकतांत्रिक कोई ऐसे पहलू बचे। तो डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, फिर नेपाल का भविष्य क्या दिखता है? जिस भविष्य को बेहतर करने के लिए कि भाई हमको भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार चाहिए, या ऐसी सरकार चाहिए जो हम लोगों के हितों के बारे में सोचे, सारे इंस्टीट्यूशंस को खराब करके फिर ये किस दिशा में जाता हुआ आपको दिख रहा है, और क्या लग रहा है नेपाल का भविष्य? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, अभी चुनाव की स्थिति तो वहां पे है नहीं कि बहुत ही जल्दी चुनाव हो जाए या सरकार किसी की बन जाए। क्योंकि अब यहाँ की जो तस्वीर उभर रही है वो हमें बताता है पूरा का पूरा अफगानिस्तान को दोहराया जा रहा है। अफगानिस्तान में ये हुआ था, भाई वहां तालिबान आते हैं, उग्रवादी संगठन है, जो मौजूदा सरकार, सबको मार दिया गया, उनको हटा दिया गया या भगा दिया गया। उसके बाद में वो लोग काबिज हो गए। तब हम लोग ये कहते थे शायद यहाँ पे चुनाव होगा, वहां चुनाव की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो अब स्थिति मुझे लग रहा है यहाँ भी ऐसी है, कोई भी राजनीतिक पार्टियां जल्दी उभर नहीं पाएंगी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के हो। सारे के सारे, किसी की बेटी जला दी गई, किसी का बेटा जला दिया गया, किसी को मार दिया गया। पहले वो अपने पचेड़े में है,
वो अपना घर बचा रहे हैं, फिर पार्टी का दफ्तर बचाएंगे। तो यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि 50 साल पीछे नेपाल चला गया, यहाँ से आगे निकलना, यहाँ से इकोनॉमी को उभारना, यहाँ पे अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को दोबारा से सुदृढ़ करना, जिंदा करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका भार कहीं ना कहीं, कहीं का जो चुनौती जो है वो भारत को उठानी पड़ेगी। वहां के लोग भारत में प्रवेश करेंगे, घुसपैठ करेंगे, हर जिले में, हर गांव में वो लोग आएंगे अपना पेट पालने के लिए, जो अक्सर हम लोग देखते आते हैं। दिल्ली में आप देखिएगा, जो चाउमीन वैन्स टाइप की जो है, वो सारे के सारे आपकी गाड़ी सुबह जो साफ करते हैं, वो सारे बहादुर जिनको हम कहते हैं नेपाली वही हैं। तो वहां की भरमार मुझे लग रहा फिर यहाँ पे बिल्कुल। और भारत हिंदुस्तान के में लिए है। मौजूदा तो वक्त में इसको आप ये कह रहे हैं कि रोकना भी चैलेंज तो बहुत हैं। राकेश जी, नेपाल का भविष्य क्या दिखता है? और चूंकि रमेश जी जो बात कह रहे हैं, पूरा बॉर्डर हम लोग देखते हैं तो एक तरीके से ओपन ही है, क्योंकि नेपाल आना जाना तो कुछ आपको कुछ ऐसे वीजा की, ऐसी किसी चीज की जरूरत तो है नहीं, आप आराम से आ जा सकते हैं। रोटी बेटी का संबंध वहां से है, ये बात भी सबको पता है। फिर भारत के लिए चुनौती किस तरह की देखते हैं और नेपाल का भविष्य अभी क्या नजर आता है? क्योंकि सब कुछ तो वहां पर तबाह कर दिया आपने, सारे इंस्टीट्यूशंस को आके हवाले कर दिया है, अपनी संसद आपने जला दी, नेताओं को आपने वहां पर रहने के लिए छोड़ा नहीं, जो रह गए उनके साथ मारपीट आपने करी। क्या भविष्य दिखता है राकेश जी? देखिए, अगर नेपाल की करंट सिचुएशन, मौजूदा हालात की बात करेंगे, तो आज के समय में अगर हम देखेंगे तो नेपाल के अंदर अभी नई सरकार बनने में या आगे कोई इलेक्शंस के माध्यम से नई सरकार बनने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके जो बड़े बड़े नेता थे, या तो वो देश छोड़ के जा चुके हैं या वो अपने ही देश में खुद पीड़ित बन के बैठे हुए हैं। तो अभी तो वहां पर राष्ट्रपति जैसे शासन लग गया है, तो मैं समझता हूं अभी कुछ समय तक वहां पर राष्ट्रपति शासन ही रहेगा। उसके बाद दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज जब संभलेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास क्या नंबर्स हैं और हम क्या सरकार बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो मौजूदा हालत के अंदर नेपाल सरकार बनाने की स्थिति में या इलेक्शन की स्थिति में नहीं है। सबसे पहले नेपाल को खुद संभलना पड़ेगा, और जिसके लिए मैं समझता हूं राष्ट्रपति शासन के अंदर ही वो संभलेंगे। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था कि हमारे भारत के साथ जो नेपाल के संबंध हैं, निश्चित तौर पे सारे बॉर्डर्स जो हैं वो नेपाल जाने के लिए और नेपाल से भारत आने के लिए वो खुले हुए होते हैं। वहां पर केवल सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, लेकिन नेपाल के लोगों को और इंडिया के लोगों को आने जाने के लिए रोका नहीं जाता। तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि भारत के अंदर बहुत बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं नेपाल से लोग अपने रोजी रोटी को कमाने के लिए, अपने परिवार को वहां पे बचाने के लिए या अपने को सिक्योर्ड करने के लिए वो बॉर्डर्स के रास्ते से हिंदुस्तान में आएंगे और अपनी आजीविका कमाएंगे। और हमें ये देखना पड़ेगा भारत की सेना को कि नेपाल के बॉर्डर के रास्ते से कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो कि हमारे देश के लिए हानिकारक हो। तो उसके लिए भी हमें सिक्योरिटीज को टाइट करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशंस को जो है वो चेक करना पड़ेगा। जैसा कि आज ही सुबह की खबर थी कि जो नेपाल के जेलों से कुछ लोग भागे थे, उनको एसएसबी ने बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिया। तो मैं समझता हूं कि बॉर्डर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इस टाइम बड़ी सतर्क हैं, क्योंकि नेपाल के इस पूरे जो भी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन का फायदा उठाकर कोई और व्यक्ति हमारे देश की सीमाओं में अंदर ना आ जाए। तो नेपाल की स्थिति अभी बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है। ये नेपाल के लोगों को भी और नेपाल की राजनीतिक पार्टियों को भी अब सारी चीजों को पीछे छोड़कर केवल नेपाल के भविष्य के बारे में और नेपाल की खुशहाली के बारे में सोचना चाहिए। जी रमेश जी। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे भारत सरकार को ऐसा जरूर करना चाहिए। हमारे बहुत भारतीय नेपाल के अंदर फंसे पड़े हैं, क्योंकि कल से फ्लाइट, रेल और जो सड़क यातायात के सारे साधनों को बंद कर दिया गया है। मेरे एक दोस्त हैं, पत्रकार हैं वहां पे, कल से वो भी वहां पे फंसे हुए हैं। तो भारत सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनको एयरलिफ्ट करा जाए या किसी भी तरीके से उनको लाना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर के जितने भी जिले हैं उनका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जहाँ वहां पे रहता ना हो। तो उनको लाने की व्यवस्था करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अपने माध्यम से भी, जैसे यूएन ने भी ये चिंता जताई है। तो ये जो विद्रोह है वो किसी तरीके से शांत हो, और शांति होने के बाद में विश्व पटल से कोई एक ऐसा शांति डेलीगेट वहां पे जाना चाहे, ताकि विद्रोह से बात करनी चाहिए, आखिर उनकी मांग क्या है, मांग है तो उनको रिसॉल्व कैसे करा जाएगा, निवारण कैसे जाएगा। इन चीजों पे मुझे लग रहा बैठ के इस समय बड़े जो देश हैं
जो शक्तिशाली देश है उनको पहल करनी चाहिए, क्योंकि उनकी व्यवस्था पूरी बिगड़ी पड़ी है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो वहां से भाग चुके हैं, कहाँ गए हैं पता नहीं किसी को। लेकिन ये चीजें जो एक आम बिल्कुल आवाम वहां पे है, जिनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उनको सुबह और शाम की रोटी से मतलब है, वो बेचारे उनके रोजगार धंधे सब बंद हो गए। कम से कम इस मानवता की ऐसी त्रासदी को ना हो, उसको कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर मुझे लग रहा है प्रयास करने चाहिए। राकेश जी, ये जो पड़ोसी भारत के डिस्टेबलाइज हैं, क्या ये भारत के लिए भी आपको लगता है बड़ा चिंता का विषय है? और खासतौर से अभी मौजूदा वक्त में हम लोग देखें, बांग्लादेश को आप देख लीजिए, अब नेपाल में हो गया, यही पाकिस्तान के साथ हम लोग की स्थितियां आप देखते ही कैसी हैं। ये जो डिस्टेबलाइजेशन बराबर हम लोग को दिख रहा है लगातार, ये भारत के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय आपको दिखता है राकेश जी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी हमारे पड़ोसी देशों के साथ जिस तरीके का हमने पहले देखा और अब नेपाल के साथ जिस तरह की घटनाक्रम चल रहा है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या जो भी हमारी जो फोर्सेज है बॉर्डर पे तैनात हैं, वो पूरी तरीके से सतर्क हैं और हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नेपाल के साथ जिस तरीके से अभी ये हो रहा है, वो हमारा पड़ोसी देश था, वहां पे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और जिस तरीके से नेपाल और भारत के अंदर आवाजाही के लिए कोई किसी प्रकार की परमिशन नहीं चाहिए, किसी वीजे की रिक्वायरमेंट नहीं है। लगातार हिंदुस्तान के लोग भी बिजनेस करने के लिए नेपाल जाया करते हैं और नेपाल के बहुत लोग अपनी जीविका कमाने के लिए हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। और मगर जिस तरीके के हालात हैं उससे ये चीज निश्चित तौर पे साफ दिखती है कि जो लोग हमारे या और विदेशों से नेपाल घूमने आए थे, जिस तरीके से उनके लिए एडवाइजरी जारी हुई है, वहां पे उनको सैन्य सुरक्षा दी गई है, एयरपोर्ट के अंदर सभी को सेफ रखा गया है, जो विदेशी नागरिक हैं या जो हिंदुस्तान के लोग भी वहां पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर रहते हैं, उन सभी के लिए एक चिंता का विषय तो है ही, हिंदुस्तान की सरकार के लिए बिल्कुल। भी तो आप ये कह रहे हैं कि जो भारत हमारे के लिए भी नागरिक चिंता हैं, का विषय है और इसको बहुत मुझे लगता है माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की भी अभी आवश्यकता